और चलिए अब वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी घर घर जाकर वोटर्स से संवाद करने में जुटी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में नेताओं की भगदड़ और प्रत्याशियों की तलाश में कांग्रेस पूरी तरह से व्यस्त है। इस वक्त कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशियों की तलाश के साथ साथ नेताओं को पार्टी में जोड़े रखने की एक बड़ी चुनौती से जूझना पड़ रहा है। तो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी जहां चुनावी अभियान में पूरी ताकत के साथ जुट चुकी है, ऐसे में कांग्रेस फिलहाल पिछड़ी नजर आ रही है। चुनाव को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिख रही और कांग्रेस इस वक्त पार्टी में मची भगदड़ रोकने और सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में उलझी हुई है। कई दिग्गज पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। हाल ही में सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला, सैयद जाफर समेत कई नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन यह सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो भी चुके हैं और होने भी जा रहे हैं, जिसमें सतना की पूर्व निगम अध्यक्ष और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। भले ही जीतू पटवारी पार्टी में मची भगदड़ को रोकने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन ये भगदड़ थम नहीं रही है, जिससे साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस बिखरी हुई है। सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। एक भी नामी गिरामी आदमी कांग्रेस का मैदान में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे भैया आओ, आप ही ने तो यहाँ आपके नेता ने पदयात्रा चालू करी और लोग कह रहे वो पदयात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा थी। जहां जहां घूमे वहां कांग्रेस छोड़ते चले गए लोग। जिस रास्ते से गए नेता, आगे आगे भाई साहब, पीछे पीछे फुल स्टॉप। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं। रवि सक्सेना जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी जोड़ो यात्रा पर नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। आगे आगे भाई साहब, पीछे पीछे कांग्रेस साहब, और ऐसी तस्वीरें भी आ रही है रोज। मनु, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बधाई देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया पर आने के लिए, नंबर 1 आने के लिए। और निश्चित रूप से आपकी विश्वसनीयता पर ये एक बहुत बड़ी छाप लगाई गई है, मोहर लगाई गई है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चंद हारे, थकेले, निलंबित, निष्कासित लोगों को लेकर भाजपा जो फूले नहीं समा रही है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर भाजपा जो है, क्या उसमें कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अकाल आ गया है जो ये यहाँ पर से कांग्रेस पार्टी से ले जाके और अपने यहाँ भर्ती कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात करते थे कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी है, हम ऐसे नहीं लेते हैं, बड़ा सोच समझ के लोगों को लेते हैं। अब तो ऐसे भर्ती कर रहे हैं और ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे कि मैं समझता हूँ कोई मनरेगा में भी नहीं करता होगा। वहां से भी देख दाख के लोगों को आते हैं कि भाई कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन क्या कर पाता है। तो ये इस तरह का जो भर्ती अभियान चल रहा है, ये केवल आपकी टीम में क्या मनरेगा से लोग आपने जोड़े हुए थे क्या अपनी टीम में? नहीं, ये जो इस तरह का सवाल जो है, मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में कहा है कि इस तरह वहां पर भी लोग देखभाल कर लिए जाते हैं,
यहाँ तो ऐसी भर्ती चल रही है। ऐसे लोगों को फिर क्यों अपने में जगह दी हुई थी आप? क्योंकि आपने जिक्र ही कर दिया है हारे थके लोगों का, तो मैं एक लिस्ट आपको गिना देती हूं, डेट के साथ गिनाऊंगी, आप फिर तय कीजिएगा कि कौन हारा थका है। कमलनाथ के करीबी सैयद जफर 18 मार्च को शामिल होते हैं। 12 मार्च को चौरई के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह शामिल होते हैं। शिवदयाल बागरी पूर्व विधायक है। अरुणजय चौधरी, सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्जवल सिंह, जगत बहादुर सिंह अन्नू, दिनेश अहिरवार, वीरेंद्र सिंह राठौर, राकेश बावाई, कमला पतारे। अब बताइए ना कौन हारा थका है? सब बड़े नाम आपको गिनाए हैं मैंने। मैं कई बार लिस्ट देख चुका हूं। ये जिस दिन क्या बीजेपी में गए हैं उसके बाद इनका बता दीजिए कि वहां पर कोई श्वान भी इनके लिए जो है तो मिलाता है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नहीं हिलाता है। ये केवल और केवल भर्ती अभियान चला रहे हैं और ऐसे लोगों पे चला रहे हैं तो मैंने आपको कहा हारे हैं। देखिए ना रवि सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, ठीक है, अब टिकट की भी लालसा नहीं है, तो फिर क्यों आपके साथ नहीं टिक रहे हैं ये लोग? फिर क्यों जा रहे हैं बीजेपी में जब टिकट तो मिलना नहीं है, सिर्फ ग्राउंड पर जाकर मेहनत करनी है? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ा एक सिंपल सी बात है। हाँ। अभी 4 महीने पहले 500 गाड़ियां लेके और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में मिलने आ रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और अब ये लोग वहां सत्ता की चाशनी चाटने के लिए इसी तरह के हारे थकेले निलंबित निष्कासित लोग जो है वो भाजपा में जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमको सत्ता की चाशनी काटने को मिल जाएगी। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि ऐसा काम है जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है उनका भी अपमान किया जा रहा है, जो सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। 2 सीट से जिन्होंने 300 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया, 3 बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, उनका इतना बड़ा अपमान है कि मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कि कार्डर से निकल के आते थे, थोड़ी दे रहे हैं किसी को, सारा घमंड टूट गया है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी का राज हो गया है वहां पे। अब बीजेपी जो है कहती थी ना कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे, अब ये कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई है। ठीक है प्रेम व्यास जी, वहां पर जो है प्रेम व्यास जी, आपकी रणनीति क्या है? आप जैसा कि रवि सक्सेना जी कह रहे हैं कि थके हारे लोगों को ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं? टिकट तो आप देंगे नहीं, तो किस रणनीति के तहत आप इतनी बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं कांग्रेस को? देखिए मनु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपने पत्रकारिता जगत में मध्य प्रदेश में जो स्थायित्व अर्जित करा है, निश्चित रूप से आपको पुनः बधाई है उसके लिए। और दूसरी चीज है, जो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि इनकी असभ्य और अमर्यादित जो टिप्पणी और भाषा है शीर्ष से अर्श तक, इसीलिए के मध्य में नेता और कार्यकर्ता अपना विश्वास ही खो चुके हैं। आप बताइए, अभी ये कह रहे हैं ये हारे थके लोग हैं, और मुझे ये पहला संयोग के साथ आपको टोक रही हूं। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संबोधित कर रहे हैं, सुन लीजिए। सामने वाले के पास कुछ बचे हमारे इस मंच पर मौजूद हमारे लोकप्रिय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे महामंत्री सुब्रता सबनानी जी, आशीष जी, हमारे अपने राघवेंद्र जी, सांसद गणेश सिंह जी, यादवेंद्र सिंह जी, जो मेरे साथ विधानसभा में भी थे, बहुत वरिष्ठ नेता थे। एक बार जोरदार ताली पूरे मंच का और आप सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नाम लूंगा तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये तय मानिए हमारा एक कार्यकर्ता, मैं अपने से उदाहरण देता हूँ, इस परिवार में यही होता है कि हमारे अपने परिवार में जुड़ने मात्र से पार्टी कितना गंभीरता के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए खड़ी होती है कि जिसके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, केवल साधारण परिवार, किसान परिवार से अपनी जिंदगी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को सीधे उठा करके मंत्री और फिर मुख्यमंत्री पद तक केवल भारतीय जनता पार्टी पहुंचा सकती। मुझे इस बात का गर्व है। आप सबके लिए भी परमात्मा करे ऐसा मौका कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप भाजपा के परिवार में आए हो। और हम आज के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हैं 2 कारण से। एक तो बड़ा कारण ये है कि आपने राष्ट्रवादी विचार के वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आह्वान को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और ये एक बार फिर मोदी सरकार इसलिए
कि राम मंदिर बना, लेकिन भारत को भव्य बनाना है। तो भारत को भव्य बनाने में आप सबकी भूमिका बड़ी होगी। तो मैं भी बोलूंगा फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार। तो हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर एक बार मोदी सरकार आकर के भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 राज्य बनाना है। हम और आप मिलेंगे। जिस प्रकार से विजय अभियान चल रहा है, हमने कल ही सबसे पहले नामांकन फॉर्म जमा कराया है अपने 29 लोकसभा में से। अभी अधिकृत रूप से कांग्रेस के लोग अपना फॉर्म भी डाल नहीं पा रहे। फॉर्म डालने के छोड़ो, कैंडिडेट भी ढूंढ नहीं पा रहे। ये भाजपा का बढ़ता हुआ रथ है जो विजय रथ की तरफ चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में मैं माननीय विजय जी को बधाई देना चाहूंगा। आज के इस अवसर पर ये इतना बड़ा अभियान सभी दलों को मिलाकर सब जोरदार तालियां बजाएं। पूरे मंच के साथ हम परिवार में शामिल हुए। अभी हो सकता है कुछ लोग आ पाए या नहीं आ पाए, लेकिन लगातार मौके मिलेंगे फोटो खिंचाने के। आप चिंता मत करना कि हमारी इन सब लोगों को अधिकृत किया जाता, बूथों पर ज्वाइनिंग कराएं। ये जोरदार तालियां आपको भी अधिकार पार्टी ने दिया कि आप अपने साथ वालों को यहाँ ला पाए होंगे कोई कारण से, कोई बात नहीं। बूथों पर कराएं। अपने बूथ पर भी बाकी लोगों को जोड़ सकते हो। ये अधिकार भी आपको दे रहा है अपनी सारी मित्र मंडली के साथ। जोरदार ताली बजा दिया अधिकार वो कोई भी दे सकता है कि भाजपा में शामिल करने का अधिकार भी आपको दिया है। आप अपने स्थान पर जो जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर भी है, अपनी सक्रियता के बलबूते पर आपकी अभी तक की राजनीतिक यात्रा होगी। जो पूंजी आपके पास है अपने जैसे और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की, उन सबको भी जोड़ो और जोड़ करके वही सम्मान मिलेगा जो हमारे इस मंच का है। वो बराबरी में का सम्मान आपको मिलने वाला है। ये भाजपा इसी कारण से जानी जाती है। तो मेरी अपनी ओर से आप सबका परिवार में स्वागत है। सरकार के माध्यम से भी आपके मन में जो विचार होंगे, जो आइडिया होंगे, जिस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आपका उपयोगी सुझाव होगा, एक एक व्यक्ति का सुझाव आप दे सकते हो। प्रत्येक सुझाव पे गंभीरता के साथ विचार करके निश्चित रूप से हम सब प्रदेश को और देश के इस अभियान में साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हाकिम सिंह जी लोधी समाज के जो अध्यक्ष हैं वो विनय गोविंद जी सचिव कांग्रेस हाकिम सिंह जी थोड़ा जल्दी आए। तो आज भी भारी संख्या में कांग्रेसी ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार। पंकज पाठक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा कमेंट रवि सक्सेना जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह से साफ होने वाली है। छोटा ही रखिएगा रवि जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जिनको वो लेके जा रहे हैं, ये अभी 4 महीने पहले कांग्रेस में आए थे, अभी कांग्रेस के दुपट्टे डाले हुए थे कमलनाथ जी के साथ। आप देख लीजिए इनके चित्र जो आज मिले हैं, तो ये वही है पार्टी। मैंने आपको कहा ये भी तो खत्म हो रही है। अब बीजेपी का जो है पूरी तरह से पराभव हो चुका है। अब तो वहां पर वो कांग्रेस युक्त पार्टी बन गई है। ना उनके पास नेता है, ना नियत है, ना नियति है, और ना कोई दिशा है, और ना कोई उनका कोई विचारधारा है। अब तो जो आओ और लटक जाओ, जैसे वो कहते हैं ना, चमगादड़ के मेहमान आओ और लटक जाओ। तो ये वो काम कर रहे हैं। इस तरह का काम करके प्रेम व्यास जी जवाब देंगे। हाँ, प्रेम व्यास जी अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा और जवाब भी दे दीजिए। प्रेम व्यास जी, क्या आप किसी को भी लटका रहे हैं अपनी रेलगाड़ी में? चूंकि चमगादड़ की बात हुई है, इसलिए एक बात सुन लीजिए मित्र की 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती, और राम विमुख ऐसा हाल तुम्हारा रहा न कोकुल तारण हारा। एक समय कांग्रेस में लोग जाने को प्रेरित थे, आज उससे इतर निकलने को प्रेरित। आप बोल रहे हैं अकाल पड़ा है, अकाल नहीं पड़ा है मित्र। समुद्र मंथन जैसे हुआ था वैसे राष्ट्र मंथन चल रहा है, और इस राष्ट्र मंथन में राष्ट्र निर्माण और नव चेतना में जो लोग सहयोग प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए हैं। नीति निर्माण और नेतृत्व की जो क्षमता भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो प्रदेश हो चाहे जो देश में जो प्रेरित करी है, उसके राष्ट्रवाद की चेतना को ध्येय में धारण करते हुए आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। और मुझे बताइए मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसी कौन से समाज के प्रतिनिधित्व है जो आज भारतीय जनता पार्टी रवि जी को बहुत हंसी आ रही है आपकी बातों पर?
मैंने इसीलिए तो कहा, अब ये यही तो था, समस्या यही है कि राक्षस कपट वेश सोया मायापति दूत ही मोहा। तो ये राक्षस कपट वेश में जिस तरह मायापति के दूत को मोहना चाह रहे थे, राम विरोध हो गए थे, असभ्य भाषाएं प्रयोग में ला रहे थे, और उसके बाद में जो इनका हाल है, तो निश्चित रूप से हंसी आएगी। थोड़ा सा और रुकिए मित्र, और ज्यादा हंसी आएगी, चूंकि हंसने के अलावा तो कुछ बचेगा नहीं। 70 वर्षों में जिस तरह से देश का जो कुकृत्य देश के साथ में आपने करा है, क्योंकि आपने हंसने का जिक्र किया है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 126वें नंबर पर हैं। अच्छी बात है अगर रवि सक्सेना जी यहाँ हंस ले रहे हैं। पाकिस्तान मनु जी हमसे ऊपर है। अब ये संभव हो पाएगा कि जहां पर अनाज के लिए गोलियां चल रही है, जहां पर अनाज के लिए आपस में लाठ ठूसे चल रहे हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर होगा? आप बताइए मुझे, ये किस मानसिकता का हैप्पी इंडेक्स है? आप इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? आप एक प्रबुद्ध वरिष्ठ पत्रकार, आप मुझे नहीं, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। मनु जी, मैं चूंकि आपको बहुत बार आपके साथ बैठ चुका हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी राय कि जिस इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो ठीक है, क्योंकि चर्चा उसमें नहीं है प्रेम व्यास जी, ठीक है, आप खारिज कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रवि सक्सेना जी, आपकी हंसी का राज मैं समझूंगी, आपकी हंसी का राज मैं समझूंगी, लेकिन उससे पहले सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, माफ कीजिएगा सुरेश शर्मा जी, आपका नाम मैंने गलत लिया था। सुरेश शर्मा जी का भी स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूंगी, ये कि कमलनाथ जी के करीबी ही क्यों जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर? ये सवाल इसके साथ ये बनता है कि कमलनाथ जी अभी तक रुके हुए क्यों हैं? इसलिए जो सारा मामला था वो तय हो गया था कमलनाथ जी की पूरी टीम के जाने का, लेकिन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि चूंकि सिख दंगे का मामला जो है कमलनाथ जी के आसपास कहीं घूमता है, तो उसके कारण इन राज्यों में नुकसान होगा। तो इसलिए दो समीकरण बिल्कुल साफ है। पहला, या तो चुनाव से पहले नकुलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, या नकुलनाथ जी को जीतने के लिए सरलता बनाने का कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि वो कांग्रेस के बैनर पर सुरेश जी ऐसा लग रहा है जब वो छिंदवाड़ा में अपना उन्होंने तो कैंपेन भी शुरू कर दिया नकुलनाथ जी ने। चलता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे जो लग रहा है वो मैंने कहा है, मेरा जो समीकरण मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब कमलनाथ जी पीक पर कांग्रेस में थे, मैंने चैनल्स पर कहा था कि कमलनाथ जी ने जिस तरीके की राजनीति शुरू की है उसका दरवाजा लास्ट में भाजपा की तरफ खुलता है। मैं आज भी यही कहता हूं, आप देख लीजिए, कमलनाथ जी के सुपुत्र एक बार भी भाजपा की आलोचना नहीं करते, और वो जब कहते हैं कि भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं तो उनका जवाब आता है, मैं स्वागत करता हूं। तो ये ऊहापोह की स्थिति है, संदेह है, मीडिया में आधी खबरें संदेह के आधार पर बनती है। तो इसलिए अभी जो है निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि संदेह है। एक बात, दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा में लोगों का आना शुरू हो रहा है, इससे जरूर ये लगने लगा है कि भाजपा जो है वो कांग्रेस की तरह मास बेस पार्टी बनने जा रही है काडर बेस की जगह पर। काडर की प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या नहीं होगी, ये हमको जरूर इस पर आने वाले समय पर विचार करना पड़ेगा। आप एक बात की राजनीतिक रूप से कल्पना कर सकते हैं कि काडर बेस पार्टी हिंदुस्तान में दो ही हुआ करती थी, एक वामपंथी और दूसरे जो है भाजपाई जनसंघी जो लोग थे वो, उनके पास अपना एक काडर हुआ करता था। वामपंथियों का काडर खत्म हो गया, केवल कार्यालय बचे हैं, और भाजपा का काडर सरकार के कारण खत्म हो इससे पहले ही मुझे लगता है मास बेस बनाने की बात चल रही है। आम जनता को, आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को भी इसके अंदर शामिल करने की योजना बन रही है, क्योंकि इस समय क्या है कि भाजपा के पास एक ताकतवर फेस है, चेहरा है, उस चेहरे का लाभ उठाने की दृष्टि से इस समय ये ज्यादा से ज्यादा स्थितियां बनी हुई है। मुझे लगता है सवाल ये भी बनता है ना सुरेश शर्मा जी कि देखिए अभी कोई टिकट बंटवारा होना नहीं है, तो फिर जैसा कि रवि सक्सेना जी कह रहे हैं अपने पूर्व कांग्रेसियों को कि हारे थके चेहरे हैं, तो फिर इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा है? नहीं, देखिए, राजनीति में कोई हारा थका चेहरा नहीं होता है, जिसको भी आप घोड़े को खड़ा करोगे वो ही दौड़ने लग जाता है। किसने कल्पना की थी कि कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे आकर के 70 वर्ष पार करने के बाद? तो और जब बने तो उन्होंने काम करना शुरू किया, लोगों को बताया कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं। तो कोई भी नेता होता, रवि सक्सेना जी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी यदि मिल जाती है नेता प्रतिपक्ष की या प्रदेश अध्यक्ष की, तो ये भी बड़ी दौड़ लगाएंगे। आज थके हुए दिख सकते हैं, लेकिन कल जो है इनकी शक्ति जो है सामने आ जाएगी। तो नेता जो है
वो पद पर बैठते ही अंकुरित और कोपले निकलना चालू हो जाती हैं। इसलिए इसको मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल तो ये बात बीजेपी समझ रही है, कांग्रेस नहीं समझ रही है। नहीं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं रवि सक्सेना जी की एक बात से सहमत हूं। हाँ। कि जो दल बदल करने के आदी नेता हैं, हाँ। वही दल बदल कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी संख्या उनकी है। ये बात सच है कि कुछ लोग जो है महत्वपूर्ण है वो भी जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं इनके बारे में हमारे अन्य प्रकार के तर्क हो सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि बीजेपी इस समय जो है सम्मोहन और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हो सकता है शहद पर मधुमक्खियां बैठ रही हों, हो सकता है कि भविष्य की दृष्टि से राजनीति के हिसाब से आ रही हो, या ये हो सकता है कि देश निर्माण में जैसा भाजपाई कहते हैं मोदी जी की बड़ी भूमिका हो रही है, उस भूमिका में अपनी छोटी सी हिस्सेदारी करने के लिए आ रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि इस समय भाजपा के में आने का आकर्षण तेजी से बना हुआ है। ठीक है रवि सक्सेना जी, जो सुरेश शर्मा जी भी एक आशंका जता रहे हैं कि अभी संभल जाइए, आने वाले समय में हो सकता है कि गहरा घाव मिल जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी शाश्वत सत्य है और हम विचारधारा की पार्टी है। और आज जो भाजपा के लिए सुरेश जी ने कहा कि ये कार्डर बेस से निकल के मास बेस पार्टी बनना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी के जमाने से मास बेस पार्टी है। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम सावधान विश्राम की पार्टी नहीं है। हम काली टोपी लगा के और डंडा चलाने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग इस देश को बनाने वाले हैं, इस देश का निर्माण करने वाले हैं, इस देश को दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमको ढिंढोरा पीटने की जरूरत, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमारे किए हुए काम पूरे हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पर आपको दिखाई देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्यों रहे हैं, मोह क्यों भंग हो रहा है, क्या उपेक्षा हो रही है पार्टी में? मैंने आपको कहा दूसरी पार्टियों को तोड़कर उनको हम अपने आप की बात करें, ये हमारा काम नहीं है। हम केवल विचारधारा से, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमति रखते हो, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का जिनमें मादा हो, जो डरे नहीं, जो निडर हो, जो साहस हो, वो कांग्रेस पार्टी के साथ आए। तो सत्ता लोलुप हो, सत्ता की चाशनी काटना चाहते हो, भगदड़ मचाना चाहते हो, उनका स्वागत भाजपा कर रही है, तो करे, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिएगा, फिर मैं प्रेम रियासी के पास जाऊंगी। एक बात कहना चाहता था कि रवि सक्सेना जी अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में मास बेस थी, आंदोलन से निकली पार्टी है। देखिए, आज देश जो है एक सवाल पूछ रहा है निश्चित रूप से कि कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सारे बड़े लोग थे, तो इन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की बजाय एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की क्या जरूरत थी, जिस पार्टी का मोटिव ही क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को दबाना था। और ये दबाने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 मार्च 1931 का गांधी इरविन समझौता ही स्पष्ट करता है कि उसमें पहले क्लॉज में ये लिखा हुआ था कि जो हिंसा की राजनीति कर रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। तो ये जो था मामला, और महात्मा गांधी का हिंसा और अहिंसा जो है वो इसी से जुड़ा हुआ था। मेरा सीधा सवाल है, यदि रवि जी बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का गठन एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था, तो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे दिग्गजों को अपनी पार्टी बनाने की बजाय उस पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी? रवि जी, आप जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो मैं प्रेम व्यास जी के पास जा रही हूँ। ठीक है, मैं प्रेम व्यास जी आपके पास आती हूँ ये सवाल लेते हुए कि आप पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि आप, पहले तो आरोप ये लगता था कि आप लालच दे रहे हैं लोगों को, और अब क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, लेकिन अब उस विचारधारा को भी कहीं ना कहीं खत्म करते हुए सिर्फ कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रेशर बनाने के लिए ये मास लेवल पर ज्वाइनिंग हो रही है। देखिए मनु जी, मैं आपकी भी बात का जवाब देता हूँ। पहले जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बात करी, तो निश्चित रूप से जो जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं और भगत सिंह और राजगुरु को जो आतंकवादी घोषित करने में लगे थे, आज उनको दूसरे दल इस तरह से दिखेंगे ही ना।
दूसरी बात है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर कार्यकर्ता देख रहा है, चाहे वह कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो या आम समाज से जुड़ा हो, मैं आपको 8,000 लोगों की लिस्ट बता दूंगा जिसमें मध्य प्रदेश की हर समाज का, चाहे अध्यक्ष हो, सचिव स्तर के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो वे क्यों जुड़ रहे हैं? असभ्यता से सभ्यता की ओर, वे हताशा से विकास की ओर, वे असंस्कृति से संस्कृति की ओर, वे देशद्रोह से देश प्रेम की ओर। अगर इस ओर आदमी अपने आप को जोड़ना चाहता है तो वो कार्डर बेस्ड पार्टी के लिए चिंतन करते हुए उनकी रीति और नीति से प्रेरित होकर आज राष्ट्रवाद की नीति को अपने संप्रेषण में धारण कर उस पथ पर अग्रसर होना चाहता है। तो इसमें समस्या क्या है? पहले मनु जी समस्या यह थी कि पहले लोग नाराज होते थे और उनके पास विकल्प नहीं होते थे। 70 बार कांग्रेस पार्टी टूटी है, 70 बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस को छोड़ा है, चूंकि उनके पास में विकल्प के तौर पे एक राष्ट्र हित सर्वोपरि रखने वाली पार्टी उनकी नजर में उस समय नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास वही लोग अर्जित कर रहे हैं जो 70 बार टूट के अलग हुए ऐसे दल के संप्रेषण में पूर्व में खड़े हुए थे। जावेद शेरगिल जी जिनका टैलेंट हंट में कांग्रेसियों ने उनका निर्धारण करा, वे छोड़ गए। कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जतिन प्रसाद, ऐसे कितने नाम हैं जो हारे था कि नहीं थे, जो निष्ठुरता के साथ में 4-4 पीढ़ियों से कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे थे। समस्या मात्र इतनी थी कि वे इनके राष्ट्रद्रोह के खिलाफ जो असंस्कृत अमर्यादित भाषा के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे। आज उनको एक भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा दल मिल गया है जहां पर वे अपने संस्कारित राष्ट्रवाद के साथ अग्रसर हो सकते हैं। और ये तो पूर्व में हमने कहा था कि हमारी नीति और रीति से प्रेरित होकर विधानसभा चुनाव में भी कुछ लोग आए थे, आज भी वे है, चाहे उनको टिकट मिला है या ना मिला है, ये दूसरी बात है। ठीक है, रवि सक्सेना जी, आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव के जब से नतीजे आए हैं उसके बाद आपके यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होता है, जीतू पटवारी जी को कमान दी जाती है, उसके बाद से सिलसिला ज्यादा शुरू हो गया है, तो कहां गड़बड़ है? मंथन करने की जरूरत नहीं है क्या? अभी तो देर नहीं हुई है, अभी तो चुनाव शुरू होने वाले हैं 19 अप्रैल से। नहीं मनु, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, ये जो धारणा बनाई जा रही है कि जीतू पटवारी के आने के बाद जो है भगदड़ मच रही है, लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्ता का मिजाज होता है। जहां पे भी सत्ता आती है, जहां पे भी गुड़ होता है, वहां पर मक्खियां भिन भिनाती हैं। अभी आपको मैंने उदाहरण दिया कि 4 महीने पहले 500 गाड़ियां लेके, 1000, 2-2, 5-5 हजार कार्यकर्ताओं को लेके लोग कांग्रेस पार्टी में मिलने आ रहे थे। हमारा दिन रात यही काम था, मालाएं लेके लोगों के गले में डालना और लोगों को शामिल कराना। और वही लोग, तो ये परसेप्शन जनता के बीच में कैसे बन गया और भारतीय जनता पार्टी इस परसेप्शन को बनाने में कामयाब कैसे हो रही है कि सत्ता में उनकी वापसी हो रही है? तो ये समझे कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है मध्य प्रदेश में? देखिए मनु, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी इनके वर्तमान सांसद 2 और कल झारखंड के विधायक जो कि झारखंड विधानसभा में इनके सचेतक हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उसकी आप चर्चा नहीं करते। वो लोग भी तो आ रहे हैं ना, और वो तो वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं। उसकी भी चर्चा हो रही है हमारे जी बिहार के चैनल पर, उसकी भी चर्चा हो रही है, सब चर्चा करते हैं हम। यही कह रहा हूं। तो जब मनु, आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में भी विधायक और सांसद आ रहे हैं जो वर्तमान में हैं मध्य प्रदेश में, बताइए ना कौन सा बड़ा नाम आपने पिछले 10 दिनों में या महीनों में ज्वाइन करवाया हो? मैंने अभी आपको बताया, 2 सांसद अभी आए 4 दिन पहले, और कल झारखंड के विधायक जो कि सचेतक हैं विधानसभा में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। तो देखिए, ये सब सिलसिले चलते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा जहां पे भी सत्ता की लोलुपता होती है, मतलब आप मंथन करने की कोई जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक है, इसी तरह से आप 29 की 29 सीटें जीत लेंगे जिसका दावा करते हैं। आत्ममंथन भी चल रहा है, हम देख भी रहे हैं और हमारी नजर भी है। पर निश्चित रूप से देखिए, मैंने आपको कहा कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा से चलती है। हम कोई सत्ता लोलुपता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए। हम लोग जन कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति करते हैं, जो हम आज तक करते आए हैं। और हमने जो करके दिखाया है, निश्चित रूप से वो एक रिमार्केबल है,
कहां किस गरीबी से हम निकालकर इस देश अच्छा, को इस स्थिति में जब हर रोज कांग्रेस में भगदड़ मची है, हर कोई बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है, इस स्थिति में आप कितनी सीटों का दावा कर सकते हैं? आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा सेटबैक लगने वाला है इस मध्य प्रदेश से कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जनता का कोई काम नहीं कर रहे, इसी तरह की शोशेबाजी करते हैं, कभी ले आओ, एक माइंड सेट करने की काम करते हैं लोगों का। इनका ना महंगाई से कोई लेना देना है, ना इनका कोई बेरोजगारी से कोई लेना देना है, ना इनका कोई जो है जनता की भलाई का से कोई लेना देना है, ना किसानों को एमएसपी देने की बात है उस पर दरकिनार कर देंगे। तो ये कोई भी काम करते नहीं है, ये केवल और केवल इसी तरह का कोई काम किया, कुछ क्या नहीं। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा करके मोदी जी आए थे, बड़ी गारंटी दी थी, कहां गई भाई वो? अब तक तो 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाना चाहिए थी। ठीक है, ठीक है। सुरेश शर्मा जी को मैं एक बार ले आती हूँ। सुरेश शर्मा जी, ठीक है, रवि सक्सेना जी कैसे इस बात को रख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ता एक्टिव है उसका तो मनोबल टूटता है ना कहीं कि जिस पार्टी के लिए वो जी जान लगा रहा है, उस पार्टी के वो जो अपर लेवल के नेता है वो तो वो साथ छोड़ रहे हैं, तो फिर वो किस मन से काम करे वहां बूथ पर? एक बात बड़ी गंभीर है रवि सक्सेना जी, मैं सुरेश शर्मा जी से एक बार कमेंट ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। एक बात बड़ी गंभीर है, राजनीति का यही एक आकर्षण होता है कि दुर्घटना के बावजूद भी उसके राजनीतिक निहितार्थ अपने पक्ष में कितने जा सकते हैं वो किए जाते हैं। भगदड़ मची है, इसमें कोई संदेह नहीं है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ये थोड़े ना कह पाएंगे कि भगदड़ मची हमारी, हम लोग तो परेशान हो गए। वो तो यही कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मालूम है फर्क पड़ रहा है, सबको मालूम है कि एक सीट जीतने की संभावना थी, उसमें भी डिस्टर्ब हो गया, छिंदवाड़ा के काफी लोग जो है भाजपा ज्वाइन कर गए। तो इसलिए ये बिल्कुल फैक्ट है। और बड़ी गंभीर बात यह है कि देश भर में आप नजर उठा लीजिए, देश भर की, आदरणीय रवि जी बात कर रहे थे, देश भर में आप नजर उठा लीजिए, विपक्षी गठबंधन और विशेष रूप से कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए चुनाव लड़ रही है। सरकार बनाने के लिए तो ये लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, कोई इनका ऐसा एजेंडा नहीं है। केवल ये कहते हैं मोदी को हटाना चाहते हैं और देश को बचाना चाहते हैं, हम संविधान को बचाना चाहते हैं। आप बताइए, जिस संविधान में 103 संशोधन हो गए, जिस संविधान का प्रियम्बल कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के समय बदल दिया, उस संविधान में बचा क्या है? उसमें 103 संशोधन हो गए, आप कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे बाबा साहब का। बाबा साहब को लोकसभा के चुनाव नहीं जीतने दिए कांग्रेस पार्टी ने, अब बाबा साहब की आड़ लेकर के राजनीति की, दलित राजनीति करने की बात हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये भगदड़ जैसा वातावरण बना हुआ है, ये राज्य और केंद्रीय स्थिति पर नेतृत्व का जो इस समय संकट कांग्रेस के पास है, क्योंकि अपने नेता पर कोई भरोसा नहीं करता है। जीतू पटवारी जी के बारे में करेंगे तो दिग्विजय सिंह भरोसा नहीं करते, कमलनाथ जी भरोसा नहीं करते, अरुण यादव जी भरोसा नहीं करते। यदि राहुल गांधी जी की बात ले लेते हो, राहुल गांधी जी खुद ही अपने आप पर भरोसा नहीं करते। तो इस समय जो कांग्रेस में, ठीक है, बहुत बढ़िया विचारधारा रही होगी, बहुत बढ़िया सब रहा होगा। मैं एक और सवाल में इसी से जोड़ते हुए, क्या राहुल गांधी कमलनाथ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? यही वजह है कि कमलनाथ के करीबियों को भी कमलनाथ पर अब भरोसा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से छिंदवाड़ा खास तौर पर बिखर रहा है। नहीं, कमलनाथ जी का तो स्टैंड ही आत्मघाती था। या तो उन्हें भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा को हमेशा खंडित कर देना चाहिए था, या इस उम्र में आकर के आप इधर के रहे ना उधर के रहे की पोजीशन में है। आप पर तो कोई घर वाले भरोसा नहीं करेंगे। आप भाई, जिस तरह की राजनीति कमलनाथ जी ने की है, इसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई मैं ना समझ व्यक्ति भी ऐसी राजनीति नहीं करता कि अपने बारे में चर्चा चला ली, झंडे बदल लिए, मैं जो है आपने डीपी बदल ली और उसके बाद आप नहीं जा पाए। ये बातें तो आपके लिए बड़ी घातक हो गई ना। इसलिए राहुल गांधी जी भी भरोसा नहीं करेंगे और जो है मुझे लगता है रवि सक्सेना जी भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, आज कांग्रेस में इसलिए बोलने को यही बोलेंगे, लेकिन आदमी की राजनीति यही अविश्वसनीय हो जाती है कि आपने कब अपने विचार को बदल लिया और फिर आप उस विचार के नजदीक आएंगे तो आप दोहरे तो हो ही गए हो। और इसलिए कमलनाथ जी के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो हुआ करती थी सर्वधर्म समभाव की, वो केवल मुस्लिम समाज के लिए आकर के रुक गई है। चाहे आप कर्नाटक में इनकी सरकार, आप देख लीजिए, हनुमान चालीसा बजाने वाले की पिटाई कर देते हैं। आप देख लीजिए कि कहां जाकर के विस्फोट हो रहे हैं। ये सारे जो पक्ष जा रहे हैं, इनका एक संदेश जा रहा है और उसी संदेश के कारण कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से भटक गई। रवि सक्सेना जी, आपको तो विश्वास है ना कमलनाथ जी पे? ठीक है सुरेश जी, जिसके बारे में विचार करें कांग्रेस। बिल्कुल, आपको तो विश्वास है ना कमलनाथ जी पर?
कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। 9 बार वो लोकसभा जीते हैं, 2 बार विधानसभा जीते हैं। लेकिन इस बार स्थिति ठीक नहीं लग रही है छिंदवाड़ा में। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फील्डिंग सेट कर दी है, कैलाश विजयवर्गीय भी वहीं पर मौजूद है। कर दिया ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। और आपको मैं अभी आपके चैनल पे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना चैनलों पर बैठकर, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मैं नतीजे वाले दिन आपसे जुड़ूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप जुड़ेंगे। यही वाला प्ले करने वाली हूँ मैं। चुनौती है, मैं आपके चैनल पे चुनौती दे रहा हूँ इनको। और अकेले छिंदवाड़ा की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त पाएगी। ये मेरे बात आप नोट कर लीजिए। सीटें बता सकते हैं आप, क्योंकि 18 प्रत्याशी तो अभी तक घोषित हुए भी नहीं है। इसीलिए तो बौखलाहट है मोदी जी की, जो क्या क्या बोल रहे हैं आप देख लीजिए। इन्होंने इसी तरह का वितंडा जो है कर्नाटक में किया था, जब बजरंग बली को इन्होंने बजरंग दल से जोड़ दिया था। तब क्या हुआ, कर्नाटक प्रेम व्यास जी से, हाँ प्रेम व्यास जी करने वाले देखिए जीतू पटवारी जी का मनु जी न्यूज पे ही जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसके एक दिन पहले का रिकॉर्डेड अगर चला देंगे तो मेरे मित्र को बहुत खुशी हो जाएगी। उसमें एक दिन पहले वो इसी तरह से घोषणाएं कर रहे थे। जब वे प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, वे उनकी रहू विधानसभा हार गए लगभग 36,000 वोटों से, और एक दिन पहले वे इसी तरह से गाल बजा रहे थे। तो ये गाल बजाना हमने रामायण काल में बहुत देखा, जब रावण ने गाल बजाए थे और अंगद ने उनके अभिमान का मर्दन करा था, हम देख चुके हैं वहां पर। और दूसरा कर्नाटका को लेकर बात करते हैं, उसके पूर्व बाबा साहब की बात हुई थी। तो ये कांग्रेस वही दल है जिसने बाबा साहब के एक कट्टर समर्थक को उनके खिलाफ खड़े करके चुनाव हरवा दिया था। जिस टेरिटरी से बाबा साहब जीते थे उस टेरिटरी को पाकिस्तान में भेज दिया था। 1990 में बाबा साहब को जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उनको भारत रत्न दिया जा रहा था, उसके बाद में उस सरकार को गिरा दिया था। तो ये मित्र कांग्रेस का जो क्रियाकलाप है, जो इनकी विचारधारा है, इसी से तो जनता लड़ रही है। यही विचारधारा है जो डीएमके कहती है कि हिंदू कोड है, HIV एड्स है, और कांग्रेस के जो बड़े नेतृत्व है वो उसका विरोध नहीं करते, परिवारवाद की बात का विरोध नहीं करते, तमिल और हिंदी में लड़ाने का जो प्रयास करते हैं उसका विरोध नहीं करते, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ते हैं उसका विरोध नहीं करते, मंदिरों पर टैक्स लगा रहे हैं, मंदिरों पर मनु जी टैक्स लगा रहे हैं कर्नाटका में 10% टैक्स। अगर 1 करोड़ मंदिर किसकी मंदिर एक सार्वजनिक सभी लोग अपना प्रेम अर्पण करते हैं वहां पर मंदिर पर, वहां पर भी टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ गई है। राजस्थान में इनकी विधायिका कहती दिव्या मदेरणा कि मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो आम जनता कैसे। संदेश खली की जब घटना होती तो वो धारण कर लेते हैं चुनाव और तुष्टीकरण के लिए। इसी विचारधारा के खिलाफ मध्य प्रदेश और समूचे देश के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य में आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वे अपने आप को सकुशल संगठित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रवि सक्सेना जी, क्योंकि आप लगातार इस दौरान हंसे हैं, आप राज खोल दीजिए, आपको क्यों आ रही है इतनी हंसी? किसके हालात पर हंसी आ रही है? मैं बिगड़ पढ़े लिखे लोगों पे क्या करूं, कैसे प्रवक्ता बना दिए गए हैं। आप पूछती कुछ है और जवाब कुछ देते हैं, आप कहती कुछ है करते कुछ है। तो आप व्यक्तिगत मत होइए, बस जो सवाल का जवाब दे दीजिए। रवि से पूछिए मनु जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो पूछिए कि वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक में 2011-12 में गरीबी कहाँ थी और आज कहाँ है, पूछ लीजिए। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछिए परचेसिंग पावर पैराडाइज में भारत किस पोजीशन पर, इनसे पूछिए आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत किस पोजीशन पे। अनपढ़ लोग अच्छे हैं भाई साहब, आपके पढ़े लिखे लोग विदेश में जाकर बोलते हैं कि भारत में इंटॉलरेंस है, भारत में सभी संवैधानिक संस्था अपना तो आप मुझे बताएं ना, ये मोदी चालीसा के अलावा जो सवाल मैंने पूछे हैं इनका जवाब लीजिए, इनका जवाब दें तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई ये कोई पढ़े लिखे आदमी है। सीट को छोड़ के सक्सेना जी नहीं, एक तो व्यक्तिगत मत होइए, और कोई ये बहस हमने ये साबित करने के लिए थोड़ी दी है कि प्रेम व्यास जी कितने पढ़े लिखे और कितने नहीं। ये बहस जिस टॉपिक पर है उस पर ही रहने दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि भाई आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवालों का जवाब है नहीं इनके पास। केवल यहाँ पर आकर अनर्गल जो है वो प्रलाप करते हैं या मोदी चालीसा पढ़ना चाहते हैं। अरे भाई क्या काम किया, कहाँ है इस देश के अंदर, कहाँ है बुलेट ट्रेन बताओ, कहाँ है हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताओ, कहाँ है हमारी GDP,
बात करी थी, आज है। गरीबी, बहुआयामी गरीबी से मुक्त करने की बात करी थी, आज है। भारत को ऑटोमोबाइल सेक्टर में परचेसिंग पावर सबका जवाब दीजिए, तब हम मानेंगे कि आपके जो है पास कोई पढ़ाई लिखाई है। में 12 से 10वीं पे आए थे, आज हम 10वीं से 5वीं पोजीशन पे। आज हम हथियार निर्यात कर रहे हैं, ब्रह्मोस, पिनाक, स्वाति, भीष्म, ये हम निर्यात कर रहे हैं। आज भारत ने परमाणु में डिस्ट्रक्शन करके बताया, आपने फ्यूजन और फ्यूजन करके बताया था, हमने डिस्ट्रक्शन करके बताया। आज हमसे 4 गुना बड़ी इकोनॉमी चाइना आज हमारे सामने आने की चेष्टा नहीं कर रही। हम आज खड़े हैं तत्परता के साथ में। भारतीय सीमा की बात करेंगे तो कुवैत से हमारे लोगों को, नौसैनिकों को लाने का अगर काम करा है तो हमारी सरकार ने करा है, पूर्व की तरह। ठीक है प्रेम व्यास जी, ठीक है, सुरेश शर्मा जी को भी शामिल कर लेती हूँ। ठीक है, ये हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि देहाती औरत है, और कांग्रेस का स्टेटमेंट क्या होता था? और उसी समय नरेंद्र मोदी जी ने छाती ठोक कर कहा था, और वही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। ठीक है प्रेम व्यास जी, अभी मध्य प्रदेश पर ही रहते हैं। अभी देश की बात तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश पर ही रहते हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास। सुरेश शर्मा जी, आपको शामिल कर रही हूं मैं, क्योंकि छिंदवाड़ा को लेकर खासतौर पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। छिंदवाड़ा से ही जो कमलनाथ के करीबी हैं वो छोड़ रहे हैं, तो ये इसके समीकरण कितने बदलेंगे? क्योंकि बहुत सारी मोदी लहर हुई या फिर कई आरोप कमलनाथ पर लगे, उस वक्त में भी छिंदवाड़ा से कोई हिला नहीं पाया कमलनाथ को और उनके परिवार को। इस बार क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे छिंदवाड़ा में? देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का व्यक्तिगत संपर्क है आम आदमी तक, और नीचे तक जो है उनके लाइजनिंग है, उनकी जो टीम है वो नीचे तक एक छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी उनके लोगों के संपर्क है। इसलिए ये कहना कि कमलनाथ जी को एकदम से ही जो है वहां हार का सामना करना पड़ेगा बिना किसी चमत्कार के, तो ये थोड़ा सा फिलहाल तो मुझे कम से कम जल्दबाजी लग रही, जब तक चुनाव प्रचार प्रारंभ नहीं हो जाए। दूसरा मैंने ये देखा है कि भाजपा के जो लोग थे वो भी कमलनाथ जी के साथ मिल जाते थे। चौधरी चंद्रभान सिंह के बारे में हमेशा यही कहा जाता था कि विधानसभा में कमलनाथ जी उनको मदद कर देते हैं, लोकसभा में वो कमलनाथ जी की मदद कर देते हैं। तो इस प्रकार की भी एक परिस्थितियां थी जो अभी कुछ बदली है। एक और बहुत राजनीतिक बात है जिस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। हाँ। पिछली बार नकुलनाथ जी के सामने और एक आदिवासी नत्थन शाह जो है उनको खड़ा किया था, हाँ। जिसके कारण मात्र 38,000 वोटों से नकुलनाथ जी चुनाव जीत पाए थे, जो अभी तक का सबसे कम है। हाँ। की बार जो है बंटी साहू जी को खड़ा किया। ये बंटी साहू जी मुख्यमंत्री के रूप में जब कमलनाथ जी ने उपचुनाव लड़ा था उनके सामने लड़े थे और इस बार भी लड़े थे। हाँ। तो यहाँ ये जो कैंडिडेट बदला गया है, आदिवासी से एक इस प्रकार जो ओबीसी कैंडिडेट लाया गया है, इसके पीछे के गणित क्या है ये भी अभी समझना और देखना बाकी है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि चूंकि कमलनाथ जी जिस व्यक्ति को 2 बार हरा चुके हैं उसकी लोकसभा जीतने जैसी परिस्थिति बन जाएगी, इसके बारे में थोड़ा संशय एक पैदा होता नहीं, तो है। फिर अगर इस रणनीति पर जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी कैंडिडेट के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। नहीं, ये देखिए, ये राजनीति में केवल एक प्रचार का तरीका होता है कि मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, राहुल जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि जनता जो है ना उसको रोजमर्रा का काम जो है वो हमें पड़ता है, वो कैंडिडेट से पड़ता है, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से पड़ता है। मोदी जी रोज हमारा काम करने नहीं आएंगे, तो ये एक इंप्रेशन तो पड़ता है लोकसभा जैसे। नहीं, लेकिन ये तो सोचती है ना जनता, जो आम जनता ये तो सोचती है ना कि हमें देश का प्रधानमंत्री चुनना है। मैं वही लाइन बोल रहा था। हाँ। मैं ये कह रहा था कि देश की जनता के दिमाग में ये आता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री यदि बनाते हैं तुलनात्मक रूप से अन्य नेताओं के, हाँ। तो मोदी जी ने जो वैश्विक जो वातावरण है, यानी कि देखिए प्रधानमंत्री के 3 काम होते हैं, एक कूटनीतिक होता है, एक व्यवसायिक होता है, एक सांस्कृतिक होता है। आप किसी भी दूसरे देश में शासनाध्यक्ष जाता है तो ये 3 मुद्दों पर चर्चा होती है। दुर्भाग्य से भारत में 2 ही मुद्दों पर चर्चा होती थी, कूटनीतिक मुद्दे पर और व्यवसायिक मुद्दे पर। सांस्कृतिक मुद्दे पर कभी भी भारत के प्रधानमंत्रियों ने चर्चा नहीं की। अटल जी ने थोड़ी बहुत की होगी, लेकिन उस समय चूंकि गठबंधन सरकार थी वो नहीं। अब जो है तीनों मुद्दों पर जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं और तीनों में ही सफल है। जब यूएई में मंदिर बनने की बात होती है तो वो केवल मंदिर नहीं है, वो संस्कृति का आदान प्रदान है। जो भारत की संस्कृति है उसका विदेशों में पदार्पण हुआ है।
वो हम केवल उसको इतने से जोड़ के नहीं देख सकते, इसको इकोनॉमी के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। जिन राज्यों में बड़े मंदिर बन गए हैं, कॉरिडोर बन गए हैं, उनके अंदर एकदम से आम जनता के लिए बड़ा बूम आया है, आर्थिक स्थितियां उनकी सुधरी हैं। इसको केवल एक भगवान के दर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसके साथ अलग जो सबका अपना एक मैसेज होता है, तो इनका अपना एक मैसेज है। तो इसलिए वर्तमान लीडरशिप में मोदी जी का जो प्लस पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है कि उन्होंने भारत की जो एक शाख को भी वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है, जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है। दो मुद्दे बड़े गंभीर रहते हैं, देखिए मैं उसके बारे में आप अनुमति दे तो मैं बोल देता हूँ। एक महंगाई का रहता है, एक बेरोजगारी का रहता है। हाँ। महंगाई के मुद्दे के बारे में सदैव ये रहता है कि महंगाई प्रतीत होती है जब आप सामान खरीदने के बाद। एक और सवाल मैं जोड़ देती हूँ, उस पर छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं रवि सक्सेना जी को शामिल कर लूंगी। सुरेश शर्मा जी, महंगाई और बेरोजगारी पर मुझे लगता है हर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उसका नतीजा क्या रहता है? आप उसको मुद्दा कितना बड़ा बना पाते हो? नहीं, मैं वही कह रहा था, यदि आप मुझे समय देंगे तो मैं आपके सामने वो चीज स्पष्ट कर दूंगा जो मोटे तौर पर चर्चा में नहीं आती। पहला ये है कि महंगाई तब महसूस होती है जब आप जेब में हाथ डालने के बाद और खर्च जो है सामग्री खरीदते हैं, जेब खाली हो जाती है तो महंगाई है, जेब में कुछ बच जाता है तो महंगाई नहीं है। मोदी जी ने जनधन खातों के माध्यम से लोगों के पैसे डायरेक्ट जेब में पहुंचाए हैं, उससे जेब पूरे तौर पर खाली नहीं हो रही। इसलिए महंगाई के बारे में जन आक्रोश पैदा नहीं, और विपक्ष कमजोर है इसलिए वो जन आक्रोश सुरेश शर्मा जी, मैं एक ठीक है मैं एक पॉइंट ये भी मेंशन करना चाहूंगी जो एक आम आदमी के दिमाग में होता है। एक तो जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उससे अगर मोबाइल से पैसा आप खर्च करते हो तो आपको इतना नहीं दुखता है, अगर हाथ से आप पैसा देते हो कैश में तो आपको ज्यादा अखरता है वो। रवि सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये भी एक बात मैं सुरेश जी आती हूँ, मैं रवि सक्सेना जी का पॉइंट ले लूं फिर मैं आपके पास आऊंगी। जो है वो उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा की बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो मैं केवल उनसे दो चार सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बात तो ये बता दें कि 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर अवलंबित है और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। 255 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। आज जो बच्चा पैदा होता है 1,34,000 का कर्जदार पैदा होता है और आप कहते हैं कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे चली गई, जीडीपी हमारी नीची है और महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को जो है खाने को मिल नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने कमाल कर दिया। भाई कौन सा कमाल कर दिया? तो रवि जी, जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो आपको तो कांग्रेस को और एकजुट रखने की जरूरत है कि मिलकर लड़ाई लड़नी है, लेकिन बिखराव तो पर्पल दिख रहा है ना। एक मिनट, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की ये 3 काबिलियत होना चाहिए, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी काबिलियत होती है उसकी निकला हुआ शब्द अमिट होना चाहिए, अटल होना चाहिए। और हमारे यहाँ मोदी जी रोज जुमलेबाजी के अलावा कोई काम करते नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो जब बोलते हैं तो पूरे देश की जनता हंसती है। आप उठा के देख लीजिए सोशल मीडिया, उनका नाम जब आता है तो क्या नाम आता है उनका, किस तरह से लोग उनको मानते हैं, किस तरह से उनकी बातों को, उनकी कई बातों को लोग हंसी उड़ाते हैं। आपके अपने भी तो आपको ठेस पहुंचाते रहते हैं ना। राहुल गांधी जी के शक्ति वाले बयान पर कितना बवाल हो रहा है। नहीं, मैं शक्ति, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा असली शक्तियां, और ये उन्होंने देवी शक्ति से जोड़ दिया। मैंने अभी आपको कहा कि कर्नाटक में इन्होंने बजरंग बली को जिस तरह से बजरंग दल से जोड़ा था उसी तरह से ये आत्मघाती। ठीक है, छोटा सा जवाब है प्रेम व्यास जी आपसे, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी। ठीक है रवि जी, माफी के साथ आपको रोक, वक्त कम है इसलिए। मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है इसी के कारण कांग्रेस है ना आज इस परिस्थिति में है कि कोई ताड़ने वाला नहीं। आप बताइए, जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं तो देश, गांव, शहर, कस्बे तक में लोग सफाई अभियान के लिए प्रेरित होते हैं। कोरोना काल में एकत्रीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं और करोड़ों लोग एक साथ में खड़े हो जाते हैं। और वही इनके नेता जब आह्वान करते हैं तो क्या होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, इन्होंने जो बात करी थी, आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग $620 बिलियन बना हुआ है। ये कर्ज की बात करते हैं, आज भारत 10वीं से 5वीं पोजीशन पर आ गया है 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की। ठीक है, थोड़ा सा वक्त मुझे सुरेश जी को भी देना। ठीक है प्रेम व्यास जी, सुरेश जी बस 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ जरूरी था इसलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सुरेश जी बस 30 सेकंड। नहीं, चूंकि मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये बात सत्य है
कि वर्तमान में जो केंद्रीय लीडरशिप है, उस लीडरशिप में यदि आपसी प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें मोदी जी आगे हैं। इसको विचारधारा से जोड़ करके मान लिया जाए या किसी और से मान लिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं। सच जो है वो आदमी को स्वीकार करना चाहिए, बस मेरा ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस में जो भागम भाग मची है मध्य प्रदेश में खासतौर पर, ये कहां जाकर रुकेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में फिलहाल छिंदवाड़ा नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपका अपना नंबर 1 चैनल।